स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फातिक अकेडमी। आज हमारा इनकम टैक्स के ऊपर लेक्चर नंबर 20 है। आज के लेक्चर के अंदर हम इनकम टैक्स की जो है वो फर्दर डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, जिसमें से मेन जो डेफिनेशंस आज जो हम डिस्कस करेंगे वो रेजिडेंट पर्सन, रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट इंडिविजुअल, इस तरह की डेफिनेशन, और इनके साथ साथ ये छोटी छोटी जो है वो कुछ एक डेफिनेशन है जो कि हमने साथ जो है वो डिस्कस करनी है। तो मेन जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर है, रेजिडेंट पर्सन के ऊपर है, रेजिडेंट कंपनी के ऊपर है। मसलन मतलब ये कि आज हमने जो मेन टॉपिक डिस्कस करना वो रेजिडेंट का डिस्कस करना है। इससे पहले हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट पर्सन के बारे में पढ़ा था कि रेजिडेंट पर्सन कौन से होते हैं और नॉन रेजिडेंट पर्सन कौन से होते हैं। तो आज हम इनको तफसीली देखेंगे कि रेजिडेंट पर्सन की जो आगे जो टाइप्स हैं, जो किस्में हैं, वो कौन कौन सी है और उनको कैसे हम जो है वो डिफाइन करते हैं। तो ये हमारा आज का जो डेफिनेशन के ऊपर जो है वो लेक्चर नंबर 20 है। तो अपने लेक्चर को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे जो एक छोटी सी गुजारिश हम करते चले आ रहे हैं वो ये कि जो भी लोग हमारे इस चैनल पे पहली दफ़ा आ रहे हैं उस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाले लेक्चर उनको बाकायदगी से मिलते रहें। चलते हैं जी, हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले जो आज की डेफिनेशन है वो है REIT स्कीम। REIT स्कीम से मुराद है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्कीम। ठीक है जी, इससे मुराद वो कहते हैं कि REIT स्कीम मींस REIT स्कीम एज डिफाइंड इन द रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2015 के अंदर जो है वो आपकी रियल इस्टेट जो है वो इन्वेस्टमेंट का एक ट्रस्ट कायम हुआ था, उसकी एक रेगुलेटरी बॉडी कायम हुई थी। उसके अंदर इसको जो है वो बाकायदा जो है वो डिफाइन किया गया है। यहाँ पर जस्ट आपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो समझना है कि REIT बेसिकली जो है वो आपकी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन अथॉरिटी है और इसके अंडर जो स्कीम्स आएंगी वो REIT स्कीम्स कहलाएंगी। सेकंड जो है वो REIT इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैनेजमेंट कंपनी, इसका जो सेक्शन 2 है वो सब सेक्शन 47B है। पिछले का 47A था और इसका 47B है। इसमें वो कहते हैं कि रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मैनेजमेंट कंपनी मीन्स एज डिफाइंड अंडर द रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2015। तो ये बेसिकली वो कंपनी है जो कि रियल इस्टेट जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट को जो है वो डील करती है और इस कंपनी को डिफाइन किया है रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2015 के अंदर प्रॉपर्ली इसको डिफाइन किया गया वहाँ पे। अच्छा, ये नेक्स्ट जो है वो रेंटल स्कीम REIT स्कीम जो है वो रेंटल REIT स्कीम मीन्स REIT रेंटल स्कीम एज डिफाइंड अंडर द रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रेगुलेशन 2015। तो ये तीनों जो है वो बेसिकली 2015 की डेफिनेशन के अंदर जो है वो के ऑर्डिनेंस के अंदर इनको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया। यहाँ पर जस्ट समझने के लिए हमें ये टॉपिक जो है वो गो थ्रू करने पड़े हैं, तो इसलिए मैंने इनको भी यहाँ पर तीनों को मेंशन कर दिया। बेसिकली ये जो आप अगर इसको इन शॉर्ट याद रखना चाहते हैं तो इससे मुराद आपकी रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्कीम है जो कि जो है वो 2015 की प्रॉपर रेगुलेशन के अंदर इसको जो है वो डिफाइन किया गया। आज के जो हमारा मेन टॉपिक है वो रेजिडेंट के ऊपर है, जैसे कि ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है रेजिडेंट कंपनी। मैं इसको डिफाइन करने से पहले जो है वो एक मेन टॉपिक जो है वो रेजिडेंट के ऊपर आना चाहता हूँ। पहले हम उसको डिफाइन करते हैं, वो है रेजिडेंट पर्सन। पहले हम इसको समझते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये रेजिडेंट कंपनी, रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट AOP क्या होती है। रेजिडेंट पर्सन मीन्स अ रेजिडेंट पर्सन एज डिफाइंड इन सेक्शन 81। ठीक है जी, अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 2 सब सेक्शन 52 के मुताबिक जो इसकी डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी है कि रेजिडेंट पर्सन मीन्स अ रेजिडेंट पर्सन एज डिफाइंड इन द सेक्शन 81 के सेक्शन 81 के अंदर इसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया। अब जो सेक्शन 81 है उसके अंदर इसकी डेफिनेशन क्या है वो देखते हैं। वो है नंबर 1, अ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज। वो कहता है कि कोई भी पर्सन रेजिडेंट पर्सन होगा अगर वो शख्स कौन हो, अ रेजिडेंट इंडिविजुअल, अ रेजिडेंट कंपनी और अ रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर द ईयर। कि वो ये कहता है कि इस पहली डेफिनेशन के अंदर उसने आपको बता दिया है कि कोई भी आपका रेजिडेंट पर्सन जो है वो कौन होगा, कोई भी आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट कंपनी और रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन होगा। ठीक है, तो वो आपका रेजिडेंट पर्सन है। अगर कोई आपका बंदा जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है तो वो रेजिडेंट पर्सन है। अगर कोई आपकी कंपनी रेजिडेंट है तो वो आपकी रेजिडेंट जो है वो पर्सन है, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ कि बिजनेस इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो जिस तरह आपके रियल पर्सन के राइट्स एंड ड्यूटीज हैं उसी तरह आपकी कंपनी के भी जो है वो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो भी आर्टिफिशियल पर्सन है। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी जो है वो अगर रेजिडेंट होगी
तो वो भी रेजिडेंट पर्सन होगी। ठीक होगी बात ये। तो आपके रेजिडेंट पर्सन की बेसिकली 3 टाइप्स हैं, इंडिविजुअल, कंपनी और एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इसके बाद जो है वो सेकंड वो कहते हैं कि जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है ये भी आपका रेजिडेंट पर्सन है। ठीक है जी, फेडरल गवर्नमेंट तो होती ही रेजिडेंट, क्योंकि उसमें सारे बंदे ही वो होते हैं जो कि पाकिस्तान के शहरी हों। और नंबर सेकंड वो कहता है कि अ पर्सन शैल बी अ नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द पर्सन इज अ नॉन रेजिडेंट पर्सन फॉर दैट ईयर। ठीक है जी, कोई भी शख्स नॉन रेजिडेंट होगा कि अगर उस टैक्स ईयर के लिए वो नॉन रेजिडेंट, बेसिकली आपने टैक्स ईयर टू टैक्स ईयर जो है वो कैलकुलेट करना है कि ये बंदा रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। ठीक है जी, तो ये थी इसकी रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन। तो रेजिडेंट पर्सन से मुराद कोई भी आपका इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि अगर रेजिडेंट होंगी तो वो रेजिडेंट पर्सन कहलाएंगे। इसके अलावा आपकी फेडरल गवर्नमेंट आपका रेजिडेंट पर्सन है। और नॉन रेजिडेंट वो है जो कि आपका नॉन रेजिडेंट नहीं है। इसके लिए नॉन रेजिडेंट के लिए मैंने आपको इससे पहले भी डिफाइन किया है कि ये 183 डेज या इससे कम के दिन पाकिस्तान में गुजारेगा तो वो नॉन रेजिडेंट पर्सन जो है वो बन जाएगा। अगर वो 183 डेज और 183 डेज से ज़्यादा टाइम गुजारेगा तो वो आपका रेजिडेंट पर्सन बन जाएगा। अच्छा, ये मैंने रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन पहले इसलिए डिस्कस की है क्योंकि इसके अंदर मेजर टाइप्स है। ये बेसिकली सेक्शन 52 के अंदर डिफाइन है, जबकि रेजिडेंट कंपनी, ये जो कंपनी की डेफिनेशन है ये सेक्शन जो है वो 50 के अंदर डिफाइन है, और रेजिडेंट इंडिविजुअल की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 51 के अंदर डिफाइन है। इसका मतलब ये कि ये पिछले जो वो सेक्शन के अंदर जो डेफिनेशन डिफाइन की गई है वो बेसिकली यहाँ से उठाई गई है, तो इसलिए मैंने इसको पहले डिस्कस किया। अब चलते हैं अपनी रेजिडेंट, सबसे पहले जो है वो कंपनी के ऊपर बात करते हैं। तो रेजिडेंट कंपनी जो है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 50 वो क्या कहता है कि रेजिडेंट कंपनी मीन्स अ रेजिडेंट कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 81। सेक्शन 81 के अंदर इसको बेसिकली जो है वो डिफाइन किया गया है रेजिडेंट कंपनी को। अब सेक्शन 83 इसको जो है वो क्या कहता है, 83 जो है वो सेक्शन है जो कि बेसिकली रेजिडेंट कंपनी को जो है वो डिफाइन करता है। अब सेक्शन 83 के अंदर जो है वो इसके वर्ड्स क्या हैं वो देखते हैं। अ कंपनी शैल बी अ रेजिडेंट कंपनी फॉर अ टैक्स ईयर इफ, कि वो कहता है कि कोई भी कंपनी जो है वो रेजिडेंट कंपनी होगी टैक्स ईयर के लिए। मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने टैक्स ईयर टू टैक्स ईयर कैलकुलेट करना है कि ये बंदा रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। मतलब ये चीज़ें आपकी ईयर टू ईयर, टैक्स ईयर टू टैक्स ईयर जो है वो वेरी करेंगे। वो कहते हैं कि किसी भी टैक्स ईयर के लिए अगर आपने ये डिटरमिन करना है कि ये कंपनी आपकी रेजिडेंट है तो उसके लिए 3 कंडीशन है। पहली, इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड और फॉर्म बाय और अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान। पहली कंडीशन ये कि कोई भी ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट होगी, बनेगी, फॉर्म होगी, मतलब वजूद में आएगी अंडर पाकिस्तानी लॉ। ठीक है, उस टाइम पर जो भी पाकिस्तानी लॉ प्रीवेल कर रहा होगा उस लॉ के तहत ये कंपनी फॉर्म की जाएगी, बनाई जाएगी, उसको हम जो है वो क्या कहेंगे, रेजिडेंट कंपनी कहेंगे। नंबर सेकंड ये कि द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है जी, जैसे आपने कंपनी के अंदर जो है वो I2B में पढ़ा ना, इसके 2 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली कंपनी के अफेयर्स को डील करता है, तो वो यही कहते हैं कि द कंट्रोल एंड द मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर इन द ईयर। वो कहता है कि जी कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो कंप्लीटली पाकिस्तान में जो है वो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर मौजूद होनी चाहिए। मतलब उनका जो स्टैट्यूटरी जो उनकी मीटिंग होती है, जो उनकी कानूनी मीटिंग्स होती है, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसके अंदर उनके तमाम जो है वो मैनेजमेंट जो है वो मौजूद होनी चाहिए। और नंबर 3 वो कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। हमने पहले भी कंपनी की डेफिनेशन में पढ़ा कि कंपनी में जो है वो आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट भी कंपनी की डेफिनेशन के अंदर ही आती हैं। तो ये जो आपकी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो कंपनी है ये भी बेसिकली आपकी रेजिडेंट कंपनी, क्योंकि ये प्योरली जो है वो पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके तहत और पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो फॉर्म की जाती है। पार्लियामेंट इसको जो है वो चलाता है, जैसे सूबाई हुकूमतें आपकी जो है पंजाब गवर्नमेंट है, सिंध गवर्नमेंट है, KPK है, बलोचिस्तान है, तो ये बेसिकली चूँकि बनती ही लोकल जो है वो बॉडीज़ के साथ है, लोकल जो है वो पर्सनस के साथ, लोकल जो है वो आपके ऑर्डिनेंस के तहत बनती है, तो इस वजह से ये आपकी रेजिडेंट कंपनी ही कहलाती है। तो रेजिडेंट कंपनी के अंदर 3 कंडीशंस मैंने आपको बता दी कि पहली कि वो कोई भी कंपनी जो कि अंडर पाकिस्तानी लॉ फॉर्म की जाएगी। नंबर सेकंड कि उसकी मैनेजमेंट जो है वो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर पाकिस्तान में मौजूद होगी। नंबर 3 आपकी जो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट है ये भी आपकी रेजिडेंट कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है रेजिडेंट इंडिविजुअल। रेजिडेंट इंडिविजुअल वो कहता है कि रेजिडेंट इंडिविजुअल मीन्स
a resident individual as defined under the section 82. सेक्शन 82 ने बेसिकली आपके रेजिडेंट इंडिविजुअल को डिफाइन किया। यहाँ पर जो सेक्शन 51 के अंदर जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी कि ये जी सेक्शन 82 के अंदर इसको जो है वो डिफाइन किया गया। अब चलते हैं जी सेक्शन 82 के जो वर्ड्स है वो क्या, वो कहता है कि एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल इज, वो कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल आपका जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल कहलाएगा अगर वो इन 3 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को फुलफिल कर दे। कौन कौन सी? पहली, is present in Pakistan for a period or periods amounting in aggregate। अच्छा, amounting in aggregate का मतलब है कि मजमुआ, ये जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस जो है वो पाकिस्तान में मौजूद हो, ठीक है, वो ओकेजनली भी हो सकता है, मतलब वक्फे से भी पाकिस्तान आ सकता है, ठीक है। वो कहता है कि इस प्रेजेंट कि वो पाकिस्तान में मौजूद हो फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 183 डेज। ये देखें यहाँ पर ये उसने क्लियरली बता दें कि 183 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर, कि वो ड्यूरिंग द टैक्स ईयर पाकिस्तान के अंदर कम अज कम 183 डेज या से ज़्यादा का टाइम स्पेंड करेगा तो वो रेजिडेंट पर्सन बन जाएगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। अच्छा, ये रेजिडेंट इंडिविजुअल के अंदर जो 183 डेज की कंडीशन है, ये ज़रूरी नहीं कि वो कंटिन्यूस जो है वो 183 डेज पाकिस्तान में गुजारे। वो हो सकता है कि वो मतलब 1 महीना पाकिस्तान में रहा, फिर 10 दिन के लिए कहीं बाहर चला गया, फिर वापस आ गया, फिर जो है वो 2-3 माह पाकिस्तान में रहा, फिर 10 दिन के लिए बाहर चला गया। तो ये देखें ना, ब्रेक लग लग के जो है वो उसके टाइम जो है वो स्पेंड हो रहा है। तो यही वो कहते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूस 183 डेज पाकिस्तान में स्पेंड करे, तो वो जो है वो बस ये कंडीशन ये है कि उसके 183 डेज जैसे कि टाइम ज़्यादा जो अब होना चाहिए, तो फिर वो पाकिस्तान का रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। तो ये पहली कंडीशन इसमें बता दी उसने कि कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तान के अंदर 183 डेज स्पेंड करता है तो वो आपका रेजिडेंट पर्सन होगा। नंबर सेकंड में उसने कहा कि इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 120 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर एंड इन द 4 years proceeding the tax year has been in Pakistan for a period or periods amounting in aggregate to 365 डेज और मोर। अच्छा, इसके अंदर जो वो बेसिकली उसने बताया, मैं आपको ज़रा 1 by 1 रीड करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसने कहा इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 120 डेज और मोर इन द टैक्स ईयर। अच्छा, यहाँ तक बात करते हैं। उसने कहा कि कोई भी शख्स जो कि पाकिस्तान के अंदर 120 डेज पाकिस्तान में स्पेंड करेगा, ठीक है, चाहे कंटिन्यूस है चाहे जो है वो ही ब्रेक लग लग के जो है वो स्पेंड कर रहा है, तो वो शख्स भी रेजिडेंट होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उसने पिछले जो 4 साल है, ठीक है, जो आगे उसने कहा कि इन द 4 years प्रोसीडिंग द टैक्स ईयर, कि इस टैक्स ईयर से पिछले जो 4 साल है उसके हैज़ बीन इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ पीरियड्स अमाउंटिंग इन एग्रीगेट टू 365 डेज और मोर, कि वो पिछले 4 सालों में 365 दिन या इससे ज़्यादा का टाइम पाकिस्तान में गुजार चुका है। उसके बाद जो है वो इस साल उसने जो है वो अगर 120 दिन भी गुजारे तो भी वो रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये कि अगर पिछले सालों में वो पाकिस्तान में मौजूद रहा है, अब वो किसी वजह से पाकिस्तान से अगर बाहर गया और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान से बाहर वो जो है वो दिन गुजारता है, और लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो उसका टाइम 120 डेज या इससे ज़्यादा का हो जाएगा, तो वो शख्स भी जो है वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो उसके लिए देखेंगे कि उसके पिछले जो प्रोसीडिंग्स जो ईयर है 4 years, वो मिनिमम जो है वो क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, जो उसने कम्प्लीटली पाकिस्तान में स्पेंड किए हों। नंबर 3 ये इज एन एम्प्लॉय और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्टेड अब्रॉड इन द टैक्स ईयर। अच्छा, ये जो आपके जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं, जो सफ़ीर होते हैं, जैसे कोई अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का सफ़ीर है, ये बेसिकली पाकिस्तानी पर्सन है जो कि अपॉइंटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। तो वो ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो कि ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पोस्ट होगा पाकिस्तान से बाहर, तो वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअली ही होगा, क्योंकि देखें उसको सैलरी तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही पे कर रही है। तो वो चूंकि पाकिस्तान के बिहाफ पर जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसी में जाके काम कर रहा है, तो लिहाजा उसको जो भी आप रेजिडेंट इंडिविजुअल ही ट्रीट करेंगे, और उस पर जो टैक्स ईयर चार्ज हो या टैक्स का जो रेट चार्ज होगा वो बिल्कुल उसी तरह चार्ज होगा जिस तरह आपका रेजिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर जो है वो बाकियों के ऊपर चार्ज होता है। अच्छा, नेक्स्ट डेफिनेशन रेजिडेंट पर्सन है, ये मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन। रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन से मुराद है कि कोई भी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है, ये जो इसकी डेफिनेशन है ये मैं बताता चलूँ, ये सेक्शन 84 में डिफाइन है, ठीक है जी। रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 84 में डिफाइन है। वो कहते हैं कि एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन शैल बी अ रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर,
क्या बात होगी कि कंट्रोल और मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज सिचुएटेड होली और पार्शियली इन पाकिस्तान एट एनी टाइम इन द ईयर, इन द टैक्स ईयर। वो कहते हैं कि कोई भी आपकी एसोसिएशन ऑफ पर्सन वो जो है वो आपकी रेजिडेंट कहलाएगी कि अगर उसकी जो कंट्रोल और मैनेजमेंट है चाहे कंप्लीट चाहे पार्शल। देखिए आपको पता ना कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन है वो बेसिकली 2 और मोर पर्सन जो है वो वहाँ पर जो है वो मिलकर काम करते, 2 या 2 से ज़्यादा लोग। अब उसमें ज़रूरी नहीं कि सारे लोग मेंबर जो है वो एक्टिव हों। वो ये कहते हैं कि जो आपके एक्टिव मेंबर हो उसमें से जो है वो चाहे हाफ हो चाहे सारे हो, अगर तो सारे हो गए तो वेल एंड गुड, अगर सारे नहीं है तो कम से कम जो है वो पार्शल हाफ जो है वो मैनेजमेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद रही है, तो वो आपकी जो है वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी जो है वो रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन जाएगी। तो इन सारी डेफिनेशंस के अंदर एक चीज़ कॉमन आप देख लें कि आपके जो पर्सन है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होने चाहिए। अगर तो इंडिविजुअल है तो वो पाकिस्तानी जो है वो उसकी जो है वो स्टे पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए 183 डेज या से ज़्यादा का। अगर वो कंपनी है या एसोसिएशन ऑफ पर्सन है तो उसके अंदर जो है उनकी मैनेजमेंट का पाकिस्तान के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर रेजिडेंट की डेफिनेशन की, रेजिडेंट पर्सन की डेफिनेशन से एक बात तो आप क्लियरली समझ लें, अंडरस्टैंड कर लें कि कोई भी शख्स जो है वो रेजिडेंट जो है वो नॉन रेजिडेंट के लिए होना जो है वो नेशनल ID कार्ड तो उसके पास होना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी बंदे के पास नेशनल ID कार्ड मौजूद है, मतलब CNIC मौजूद है और वो पाकिस्तान से बाहर है, ठीक है, मतलब मैं अगर पाकिस्तान में से बाहर जो है वो ज़्यादा स्टे करता हूँ, पाकिस्तान के अंदर मेरा स्टे जो है वो 183 डेज से कम है, तो मैं नॉन रेजिडेंट बन जाऊँगा। तो CNIC का जो है वो इसके अंदर कोई लिंक नहीं है। इसके अंदर जो टैक्स ईयर के अंदर जो लिंक है वो बेसिकली आपका जो है वो नंबर ऑफ डेज का है, जो स्टे है पाकिस्तान के अंदर उससे जो है वो बेसिकली ये जो है वो कंसिडर जो है वो मतलब आपका जो है वो रिलेट करता है। तो CNIC की कंडीशन इसके अंदर जो है वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। तो आज के हवाले से लास्ट डेफिनेशन मैं आपको बताता चलूँ वो है रेजिडेंट टैक्स पेयर की, जो कि मैंने इसके साथ ही शामिल कर लिया। अब चूँकि रेजिडेंट पर्सन हम पढ़ चुके हैं तो रेजिडेंट टैक्स पेयर बेसिकली कौन होगा, इन तीनों में से रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एसोसिएशन ऑफ पर्सन और रेजिडेंट कंपनी। अगर ये रेजिडेंट मतलब पर्सन है आपके और ये अगर आपके टैक्स पेयर भी कर रहे हैं तो ये आपके रेजिडेंट टैक्स पेयर होंगे। तो मतलब जो आपका रेजिडेंट पर्सन है ये वाला जो सेक्शन 52 में डिफाइन है, ठीक है, जब ये टैक्स पेयर बनेगा तो यही आपका जो है वो पर्सन क्या कहलाएगा, रेजिडेंट टैक्स पेयर कहलाएगा। तो वो यही कहता है कि रेजिडेंट टैक्स पेयर मीन्स अ टैक्स पेयर हु इज अ रेजिडेंट पर्सन। तो कोई भी आपका रेजिडेंट पर्सन जो है वो आपका जो है वो जब टैक्स पे करेगा तो वो आपका जो है वो रेजिडेंट टैक्स पेयर बन जाएगा। ठीक होगी बात। ये था आज का जी लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। कल इंशाल्लाह इससे आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। अपना और अपने अहल यार को और अपने गिरदों सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।